भारत जब से आज़ाद हुआ है, भारत का एकमात्र स्टैंड रहा है कि हम फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। भारत कभी इजराइल के साथ था ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी कोई जाहिल आदमी पीएम नहीं बना है। इस बार धर्म के आधार पर लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब उनकी समझ, उनकी बुद्धि बहुत कम है। उनको ये समझ नहीं है कि उनके बोलने से रिएक्शन क्या होगा। अब वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हम जानते हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का समर्थन करने की वजह से या फिर फ़लस्तीन के साथ खड़ा ना होने की वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान ये होगा कि चाइना हमारे देश को नुकसान करेगा। देखिए, 1948 से पहले इजराइल का कोई वजूद नहीं था। इस चीज़ को अच्छे समझिए। यूनाइटेड नेशन ये फैसला करता है कि जो दुनिया भर के जितने यहूदी हैं उन सबको मुसलमानों की सरजमीन यानी फ़लस्तीन पर बसा दिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ, मुसलमानों ने किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्री ने उनका समर्थन किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की ज़मीन छिन गई। एक ही दिन में 6 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम भारत के लोग, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हम किसका समर्थन करें? भैया, अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा और घुस के कहेगा कि 1000 साल पहले मेरा दादा यहाँ पर मरा था, ये मेरे जगह है, तो क्या आप उसको घुसने दोगे? अब जिस दिन मोदी जी इजराइल को समर्थन कर देंगे खुले तौर पर कि भैया हम फ़लस्तीन के खिलाफ इजराइल के साथ है, उस दिन चाइना भारत से अरुणाचल प्रदेश छीन लेगा। ये लिख कर ले लो। यही चीज़ को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ये बात जानते थे कि चूंकि चाइना की नज़र हमारी सरजमीन पर है, इसीलिए हम कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे। जहाँ तक बात भारत के मुसलमानों की है, तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान, चाहे वो कितनी रैलियां निकाल ले, चाहे वो इजराइल को गाली दे दे या बहिष्कार कर दे, इजराइल का इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास विजन ही नहीं है। हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान सऊदी को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं। सऊदी कुछ नहीं कर रहा, दुबई कुछ नहीं कर रहा, मुस्लिम कंट्री। अरे भैया, हम तो 25 करोड़ है, पूरे अरब कंट्री को मिला लो, हमसे ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है। लेकिन सऊदी या दुबई या फिर कोई भी जॉर्डन, इराक, ये लोग इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देश के पास वो वेपन, वो ताकत नहीं है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। इनको अल्लाह ने तेल दिया, इनको अल्लाह ने दुनिया भर की ताकत दी। इन्होंने हथियार नहीं बनाए, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है, अय्याश बनाया। इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया। बुर्ज खलीफा से जंग नहीं लड़ सकते। जंग लड़ना है तो अच्छा लीडर चाहिए और आपके पास हथियार चाहिए। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास इस वक्त कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। उनको खुश करने के लिए मोदी जी सही गलत नहीं देख रहे। मोदी जी देख रहे हैं कि चाहे जितना भी काम गलत हो, अगर वोट मिलता है तो हम गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से मोदी जी इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े नहीं है, और ये बहुत शर्म की बात है। और ये देश शर्मसार हो रहा है। पूरी दुनिया इस देश को धिक्कार की नज़र से देख रही है, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग समझेंगे। इसके वक्त में मैं फिर कहता हूँ, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी हो या ईरानी क्यों ना हो, इजराइल का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जब अरब इजराइल वॉर हुआ था 1967 में, 6 दिन के अंदर इजराइल ने 6 अरब देश को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार थे, उनके पीछे ब्रिटेन खड़ा था, अमेरिका खड़ा था। इजराइल अपने आप में कोई ताकत नहीं है, उसके पीछे अमेरिका, इजराइल का बाप अमेरिका है। लेकिन जो 6 अरब देश थे ना, उनके पास कोई खास हथियार नहीं थे। अगर सऊदी कहेगा ना जिस दिन कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के 10,000 सोल्जर सऊदी के अंदर मौजूद है, वो वहीं से हमला कर देगा उसका। दुनिया का सबसे दोगला राष्ट्र अगर कोई है ना, तो वो संयुक्त राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन से घटिया कोई मैंने ग्रुप देखा ही नहीं है। अगर यूक्रेन रशिया की बात आती है तो ये कहते हैं कि यूक्रेन के लोग बहादुर हैं, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात इजराइल फ़लस्तीन की आती है, ये लोग कभी नहीं कहते कि इजराइल गलत कर रहा है। यूएन का कोई भी वैल्यू, यूएन में कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बयान देता हूँ कि अमेरिका अपने पैरों की जूती पर रखता है यूएन को, और इजराइल अपने पैरों की जूती पर रखता है यूएन को। यूएन का दबाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री के ऊपर होता है, ना ही उनका दबाव अमेरिका के ऊपर होता है, ना ही इजराइल के ऊपर। क्योंकि जब अमेरिका ने कहा था कि नहीं, सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारा हथियार है, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, इराक, ईरान तबाह बर्बाद उन्होंने कर दिया। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। यूएन कहाँ था तब? तो यूएन बनाया गया सिर्फ अमेरिका के लिए, यूएन कभी भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। जिस तरह से गाजा, फ़लस्तीन, इसराइल और हमास पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, तो कल जो है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच होने वाले जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक जो है रेजोल्यूशन पास करने की बात हुई। उस रेजोल्यूशन में ये बात हुआ कि सीज़ फायर होना चाहिए, जंग बंदी का ऐलान होना चाहिए। उस जंगबंदी के ऐलान में तमाम लोगों ने वोटिंग दिया, या किसी ने इसराइल के समर्थन में बोला और कुछ लोगों ने फ़लस्तीन के समर्थन में बोला। मगर इत्तेफाक की बात है कि जो देश गांधी का है, जिसने शांति की जो है भावनाएं लोगों में जगाई है, जिसने इस देश में अहिंसा को जो है
मतलब कि सबसे बड़ा इशू बनाया कि लोग जो हिंसा न करे, अहिंसित बनकर राजनीति करे। तो उस वोटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसने वोट ही नहीं किया, यानी कि फ़लस्तीन के समर्थन में तो छोड़िए, किसी के समर्थन में वोट नहीं किया। तो हिंदुस्तान का स्टैंड बाहर में क्या है, ये दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो सरकार है उनके तरफ से यूएन में वोट न करने की बात कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये तो अलग बात है, मगर इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ नफीस है। नफीस जो है जर्नलिस्ट है, हमारे लगातार जो है चीज़ों पर अच्छे तरीके से व्यूज़ रखते हैं, बात रखते हैं। तो अभी जो मौजूदा हालात ये है कि तकरीबन 7200 से ज़्यादा लोग की अब तक शहीद होने की खबर है, और जिसमें 4000 के करीब जो है अभी तक छोटे बच्चे हैं। और फ़लस्तीन के गाज़ा वाले इलाका में तकरीबन 14 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, और लगातार वहां पर इजरायली फोर्सेस के तरीके से ज़मीन पर हमला करने की तैयारी चल चुकी है। तो नफीस, सबसे पहले कि आज जिस तरह से कल वोटिंग होना था, इंडिया ने वोट में हिस्सा नहीं लिया, क्या लगता है देश कहाँ रुका हुआ है? ये देश गांधी का था, गांधी ने देश में अहिंसा की रास्ता को बढ़ावा दिया था। भारत जब से आज़ाद हुआ है, भारत का एकमात्र स्टैंड रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। भारत कभी इजराइल के साथ था ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी कोई जाहिल आदमी पीएम नहीं बना है। इस बार धर्म के आधार पर लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब उनकी समझ, उनकी बुद्धि बहुत कम है। उनको ये समझ नहीं है कि उनके बोलने से रिएक्शन क्या होगा। अब वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हम जानते हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का समर्थन करने की वजह से या फिर फ़लस्तीन के साथ खड़ा ना होने की वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान ये होगा कि चाइना हमारे देश को नुकसान करेगा। देखिए, 1948 से पहले इजराइल का कोई वजूद नहीं था, इस चीज़ को अच्छे समझिए। यूनाइटेड नेशन ये फैसला करता है कि जो दुनिया भर के जितने यहूदी हैं उन सबको मुसलमानों की सरजमीन यानी फ़लस्तीन पर बसा दिया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ, मुसलमानों ने किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्री ने उनका समर्थन किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की ज़मीन छिन गई। एक ही दिन में 6 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम भारत के लोग, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हम किसका समर्थन करें? भैया, अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा और घुस के कहेगा कि 1000 साल पहले मेरा दादा यहाँ पर मरा था, ये मेरे जगह है, तो क्या आप उसको घुसने दोगे? वैसे ही फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़मीन है, यहूदी ज़बरदस्ती वहाँ घुसा हुआ है, और हम भारत के हिंदू और मुसलमानों को फ़लस्तीन का समर्थन करना चाहिए। अब देखिए, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, लद्दाख का सरजमीन उसका है, और कश्मीर का भी कुछ एरिया वो अपना मानता है। क्यों? वो कहता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की तहजीब है, वो हम लोगों से मिलता जुलता है। अब जिस दिन मोदी जी इजराइल को समर्थन कर देंगे खुले तौर पर कि भैया हम फ़लस्तीन के खिलाफ इजराइल के साथ है, उस दिन चाइना भारत से अरुणाचल प्रदेश छीन लेगा। ये लिख कर ले लो। यही चीज़ को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ये बात जानते थे कि चूंकि चाइना की नज़र हमारी सरजमीन पर है, इसीलिए हम कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, वरना कोई भी किसी के भी घर में घुस जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी कहाँ जाए। देखिए, जो भी यहूदी 1947 में फ़लस्तीन में ज़मीन खरीद कर रह रहे थे, उनका वहाँ रहना हक है, लेकिन जो यहूदी धर्म के आधार पर घुस गए इसलिए क्योंकि 3000 साल पहले उनके बाप दादा रहते थे, उनको फ़लस्तीन छोड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात भारत के मुसलमानों की है, तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान, चाहे वो कितनी रैलियाँ निकाल ले, चाहे वो इजराइल को गाली दे दे या बहिष्कार कर दे, इजराइल का इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास विजन ही नहीं है। हम भारत के 25 करोड़ मुसलमान सऊदी को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं। सऊदी कुछ नहीं कर रहा, दुबई कुछ नहीं कर रहा, मुस्लिम कंट्री, अरे भैया हम तो 25 करोड़ है, पूरे अरब कंट्री को मिला लो, हमसे ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है। लेकिन सऊदी या दुबई या फिर कोई भी जॉर्डन, इराक, ये लोग इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इजराइल के आसपास की अगर आप जगह देखोगे, जॉर्डन, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया, ये जितने इलाके हैं सब में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ही नहीं है, कहीं पर भी बहुमत से सरकार नहीं है, कहीं पर भी तो गिर जाती हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हर जगह में शिया सुन्नी का झगड़ा है। मगर सीरिया में समर्थन में है, मैं बता रहा हूँ सीरिया में जो सरकार है, सऊदी चाहता है वो सरकार ना रहे, पर ईरान पीछे खड़ा है कि भैया उसका रहना चाहिए। इन दोनों के झगड़े में 15-20 साल से वह मुसलमान मारे जा रहे हैं। यहूदी नहीं मार रहा है, मुसलमान खुद मार रहा है। यही सऊदी जिसको भारत का मुसलमान बाप बना के बैठा हुआ है, ये सऊदी का औकात और हैसियत समझिए। आज से 2 साल पहले यमन में उनका जंग हुआ हूती विद्रोही से। सऊदी चाहता था कि सुन्नी सरकार बने,
ईरान पीछे से खड़ा है। सऊदी अरब ने एक दिन के अंदर 300 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए। तो जब बात आती है मुसलमान को मुसलमान मारने की, सऊदी अरब सीना तान के खड़ा है कि हम उसको मार देंगे। आज सऊदी अरब का 1.5 लाख सोल्जर यमन के अंदर घुसा हुआ है। भैया इतना ही तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम इसराइल के अंदर क्यों नहीं घुसते हो? तो हम जानते हैं कि अरब देश के पास वो वेपन, वो ताकत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। इनको अल्लाह ने तेल दिया, इनको अल्लाह ने दुनिया भर की ताकत दी, इन्होंने हथियार नहीं बनाए, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है, अय्याश बनाया। इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया। बुर्ज खलीफा से जंग नहीं लड़ सकते हैं। जंग लड़ना है तो अच्छा लीडर चाहिए और आपके पास हथियार चाहिए। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास इस वक्त कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो इसराइल से लड़ सके सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो फ़लस्तीन के मर्द मुजाहिद को सलाम है जो लोग अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं इसराइल से। और हमास ने जो हमला किया वो क्या आतंकवादी हमला नहीं है। अगर आपके घर में कोई घुस जाता है तो आप उसको जान से मार दो, आपका अधिकार है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। कोई आकर ये नहीं कह सकता कि वो घर मेरा है, मैंने पहले रहता था। भाई जो खरीदा वो उसका घर है। फ़लस्तीन के मुसलमानों का है। अच्छा। जिन्होंने इसको खरीदा उसका घर है। इंडिया ने वोट से दूरी बनाए रखा, तो क्या है मतलब कि इंडिया के मन में क्या? हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों ने फ़लस्तीन के समर्थन में वोट किया। इंडिया के पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने वोट भी नहीं किया और इसराइल के सॉलिडारिटी के साथ वो खड़े रहे। इसलिए क्योंकि मोदी जी को अपने हिंदू वोट बैंक की बहुत परवाह है। आज भारत में जहालत इतनी फैल चुकी है क्योंकि एजुकेशन का बजट मोदी सरकार ने घटा दिया, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। अब भारत की अक्सरियत आबादी जाहिल है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते वो लोग। ना वो लोग फ़लस्तीन का इतिहास जानते हैं, ना इसराइल का जानते हैं। इसीलिए वो लोग चूँकि फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, इसीलिए बहुत सारे कट्टर हिंदुत्व ऐसा पेज है, ऐसे चैनल है, वो लोग उनके माइंड को वॉश कर रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ा एक वोट बैंक है भारत में जो फ़लस्तीन के साथ नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। उनको खुश करने के लिए मोदी जी सही गलत नहीं देख रहे। मोदी जी देख रहे हैं कि चाहे जितना भी काम गलत हो, अगर वोट मिलता है तो हम गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से मोदी जी इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े नहीं है और ये बहुत शर्म की बात है। और ये देश शर्मसार हो रहा है। पूरी दुनिया इस देश को धिक्कार की नज़र से देख रही है। लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग समझेंगे कि फ़लस्तीन की हमें मदद करनी चाहिए, फ़लस्तीन का हमें समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन चाइना और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा, जैसा मोदी जी आज हम खड़े नहीं है फ़लस्तीन के साथ, वैसी पूरी दुनिया फिर चाइना के साथ खड़ी हो जाएगी, हमारे साथ कोई खड़े नहीं होंगे। एक सवाल है कि अभी जैसे KFC, मैकडोनल्ड, जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट चल रहे हैं और एक वीडियो आया जिसमें ये दिख रहा है कि जो बहुत सारे लोग जो है हज पे या उम्रा पे गए हुए, वो मदीना शरीफ के बिल्कुल करीब में KFC का दुकान खुला हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट उस KFC को बेच रही है और चारों तरफ एक भीड़ लगा हुआ है जो उस प्रोडक्ट को खरीद रही है। तो जो मुसलमानों का सबसे पवित्र जगह, वहीं पर इसराइली प्रोडक्ट खुलेआम बेच रहे हैं और ये तमाम मुस्लिम कंट्री जो है उस पर बाइकआउट नहीं कर रहे, इनका बैन नहीं कर रहे। सऊदी आखिर क्यों इसराइल का बॉयकॉट करेगा? भाई सऊदी के प्रिंस का कल ही का बयान है। वो कहते हैं कि 1947 में जो UN का रेजोल्यूशन था कि टू नेशन होना चाहिए, एक तरफ इसराइल एक तरफ फ़लस्तीन, ये अपने आप में बातिल है। भाई इसराइल होना ही चाहिए। जो व्यक्ति यानी जो सऊदी का किंग ये मानता हो कि टू नेशन होना चाहिए, वो अपने आप में एक घटिया किंग है। क्योंकि भारत के इतिहास छोड़िए, पूरे दुनिया के इतिहास में जब से इसराइल बना है, एकमात्र लोगों का एक ही मकसद था कि सिर्फ फ़लस्तीन होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी माइक से बोलते थे स्टेज से कि यहूदियों को वो जगह खाली करनी हो क्योंकि वो फ़लस्तीन की जगह है। तो सऊदी का किंग खुद ये बात मानता है कि इसराइल होना चाहिए, साथ में फ़लस्तीन होना चाहिए। और खुद सऊदी सरकार क्या है, खुद दुबई सरकार खुद इसराइल के साथ संबंध बनाए हुए है। भाई साहब, इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने किया जिसके तहत उन्होंने इसराइल को मान्यता दी एक देश होने की। तो आज के वक्त में मैं फिर कहता हूँ, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी हो या ईरानी क्यों ना हो, इसराइल का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जब अरब इसराइल वॉर हुआ था 1967 में, 6 दिन के अंदर इसराइल ने 6 अरब देश को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार थे, उनके पीछे ब्रिटेन खड़ा था, अमेरिका खड़ा था। इसराइल अपने आप में कोई ताकत नहीं है, उसके पीछे अमेरिका, इसराइल का बाप अमेरिका है। लेकिन जो 6 अरब देश थे ना, उनके पास कोई खास हथियार नहीं थे। जो थे फाइटर जेट थे, प्लेन थे, टैंक थे, उन्होंने इसराइल के बॉर्डर में लाके खड़ा कर दिया। अब वो इंतजार करे कि इसराइल डरेगा, जगह छोड़ देगा। इसराइल डरा नहीं, उसने क्या किया, पहले अटैक कर दिया। और पहले अटैक करने से क्या हुआ, जितने फाइटर जेट थे सब उसने तबाह बर्बाद कर दिए। तो जब जंग लड़ने का बचे ही नहीं, तो 6 दिन में 6 अरब देश को इसराइल ने हरा दिया। और आज की स्थिति यह है कि इसराइल के पास 400 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल है। कोई भी मुस्लिम देश अगर एक दिन हिम्मत करेगा कि सिर्फ वो इसराइल को धमकी देगा कि हम तुमसे जंग करेंगे, इसराइल कुछ ही घंटों में उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा, वो कंट्री को ज़मीन से मिटा देगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि अमेरिका की और इसराइल की ये नीति रही है कि जब भी उनके देश को खतरा लगा, उन्होंने पहले अटैक किया है। जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में उस वक्त तक न्यूक्लियर अटैक हुआ ही नहीं था,
लेकिन अमेरिका को लगा कि उनके लिए खतरा है जापान, उन्होंने जापान के 2 बड़े शहर पर न्यूक्लियर बम गिराकर इंसानियत पर बहुत बड़ा हमला किया। तो ये मुस्लिम देश के पास ना न्यूक्लियर मिसाइल है, ना कोई बड़े हथियार है। और अगर सऊदी कहेगा ना जिस दिन कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के 10,000 सोल्जर सऊदी के अंदर मौजूद है, वो वहीं से हमला कर देगा उसका ऊपर। तो ये सब खबर लोग नहीं जानते हैं, मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सऊदी कितना पानी में डूबा हुआ है या अरब देश कितना पानी में। जो 4,000 छोटे बच्चे शहीद हुए, तो सवाल ये है कि वो अरब चिल्ला रहे हैं, मगर छोटे बच्चे जो शहीद हो रहे, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीज फायर का ऐलान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ इसराइल कह रहा है कि आप संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो, उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो फलस्तीन के समर्थन में बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे दोगला राष्ट्र अगर कोई है ना तो वो संयुक्त राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन से घटिया कोई मैंने ग्रुप देखा ही नहीं है। अगर यूक्रेन रशिया की बात आती है तो ये कहते हैं कि यूक्रेन के लोग बहादुर हैं, तुम लड़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात इजराइल फलस्तीन की आती है, ये लोग कभी नहीं कहते कि इजराइल गलत कर रहा है। यूएन का कोई भी वैल्यू, यूएन में कहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बयान देता हूँ कि अमेरिका अपने पैरों की जूती परखता है यूएन को, और इजराइल अपने पैरों की जूती परखता है यूएन को। यूएन का दबाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री के ऊपर होता है, ना ही उनका दबाव अमेरिका के ऊपर होता है, ना ही इजराइल के ऊपर। क्योंकि जब अमेरिका ने कहा था कि नहीं, सद्दाम हुसैन के पास बहुत सारा हथियार है, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, इराक ईरान तबाह बर्बाद उन्होंने कर दिया, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। यूएन कहाँ था तब? तो यूएन बनाया गया सिर्फ अमेरिका के लिए, यूएन कभी भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। क्या अभी क्या हालात हैं, जैसे लगातार हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो अब जो है ज़मीन के अंदर फोर्सेज ढुक चुकी हैं? देखिए, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे एक मित्र थे वहाँ पर जिनसे हमने बात की वहाँ पर, तो वो लोग खुद एक स्कूल के अंदर शेल्टर लिए हुए थे और 2 दिन बाद पता चला कि वहाँ पर भी बम गिरी है। मैं नहीं जानता वो जिंदा है कि मरे हुए हैं। इस वक्त गाज़ा के अंदर 23 लाख से ज़्यादा लोग थे, एक डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया था। 10 लाख 11 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और साउथ गाज़ा को छोड़कर वो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि वहाँ के हालात बद से बदतर है, और ये जो अरब देश है ये इतना ही कर सकते हैं कि इन तक माली इमदाद पहुँचा सकते हैं, इन तक वो मेडिसिन पहुँचा सकते हैं, खाना पानी। लेकिन आप सोचोगे कि ये आपके होकर लड़े, ये आपके गलतफहमी है। और हम सबको समझना चाहिए कि अगर आपके घर पर कोई कब्जा करता है तब पड़ोसी आपके लिए नहीं लड़ेगा, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। और ये जो शहादत है इंशाल्लाह ये बेकार नहीं जाएगा। एक वक्त आएगा जैसे सलाउद्दीन अयूबी ने बिना किसी जंग व जहद के, बिना कुछ किए उन्होंने फ़लस्तीन को फतह कर लिया अपनी ताकत से। वैसे एक वक्त आएगा, कोई मुस्लिम बादशाह होगा, कोई खलीफा होगा जो इसको फतह कर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक शाम तबाह बर्बाद ना हो जाए। और शाम का जो एरिया वो सीरिया की तरफ पड़ता है। अब सीरिया देखो, जॉर्डन देखो, लेबनान, सब तबाह बर्बाद है। ये सब क़यामत की निशानी है। और इस वक्त तो इजराइल हमें ताकतवर दिख रहा है, लेकिन ये अल्लाह का वादा है कि ज़मीन में फसाद फैलाने वाला कुछ वक्त तक फसाद फैलाते, फिर अल्लाह की मार आती है। जिस दिन दुनिया के मुसलमान अपने ईमान पर पक्के हो जाएंगे, तौहीद परस्त हो जाएंगे, एक अल्लाह पर ईमान रखेंगे, और ये जो शिया सुन्नी का झगड़ा खत्म कर देंगे ना, उस दिन इसराइल एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ सऊदी और ईरान को करना होगा। ईरान को भी काबा में कंट्रोल चाहिए, सऊदी को भी काबा में कंट्रोल चाहिए। सऊदी ईरान से डरकर सऊदी के अंदर अमेरिका सोल्जर को रखे हुए है, और सऊदी और न्यूक्लियर का काम चल रहा है ईरान के अंदर। ये दोनों तो आपस में लड़ने की तैयारी कर रही है। ये क्या इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? सऊदी नहीं बनता अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता, और ईरान नहीं बनता अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता। रशिया का एक बड़ा रोल चल रहा है, क्या है फिलहाल? रशिया देखिए, जो भी देश को अमेरिका समर्थन करता है रशिया उसके खिलाफ होता है। आप जानते हैं कोल्ड वॉर, हम सब पढ़े लिखे हैं, यूएसएसआर वाली। तो चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ है तो रशिया कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर खेले। लेकिन रशिया फ़लस्तीन की मदद क्यों करेगा जब अरब देश ही अमेरिका की पैर की जूती बने हुए हैं? जब अरब देश ही जद्दोजहद नहीं करना चाहते तो रशिया क्यों बीच में पड़ेगा? आज अगर अरब देश, मैंने कहता ना विजन, ये विजन है कि अगर आज अगर अरब देश, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ईरान, इराक, यमन, ये सब अगर अमेरिका से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और रशिया से और चाइना से अपना रिश्ता बनाते हैं ना, तो देखना दूसरा दिन एक विश्व युद्ध होगा जहां पर एक तरफ इजराइल और अमेरिका खड़ा होगा, एक तरफ चाइना, रशिया और अरब देश होगा। उस दिन इजराइल खत्म हो जाए। लेकिन ये मुस्लिम देशों के अंदर ये ताकत नहीं है। वो जानते हैं जिस दिन वो अमेरिका से रिलेशन खत्म करेंगे, अमेरिका उड़कर आएगा, न्यूक्लियर का बम गिराएगा और पतली गली से निकल जाएगा। इसीलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो लगातार पूरे देश का माहौल बहुत टेंस बना हुआ है। 14 लाख से अधिक लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। मौत का मंजर चल रहा है फ़लस्तीन में। अरब देश शांति के साथ खड़े हुए, मगर सवाल ये है कि कब तक इस तरह का नाच होता रहेगा। लगातार सवाल उठ रहे हैं मगर उन सवालों के जवाब नहीं। लगातार मुसलमान हेल्प कर सकते हैं, भारत के मुसलमान हेल्प कर सकते हैं। भारत में भी एक विजन है। अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी सियासी पार्टी चुनते हैं, चाहे जिसे एक को चुनो, एक को अपना नेता मानो, एक पार्टी को अपना वोट दो,
ऐसा क्या होगा अगर जिस दिन भारत के 25 करोड़ मुसलमान किसी एक पार्टी, मान लो एमआईएम को अगर वोट दिया, तो 50-60 सांसद एमआईएम की तरफ से मुसलमान एक उम्मीदवार जीत सकता है। तो सरकार में आपकी भागीदारी होगी। आज मोदी जी को मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं, इसीलिए वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं है। लेकिन जिस दिन सरकार मुसलमानों के समर्थन से खड़ी होगी, उस दिन कम से कम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन सकता है। हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर मुसलमान बन जाए, हो सकता है होम मिनिस्टर मुसलमान बन जाए, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा हो सकता है क्या एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर में मुसलमान आ जाए। तो जब मुसलमान मिनिस्टर होगा, मुसलमान डिफेंस मिनिस्टर होगा, उस वक्त हम फिलिस्तीन की मदद भी कर सकते हैं और इजराइल के खिलाफ जंग भी लड़ सकते हैं। तो भारत के मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, विजन को समझो, और फिलिस्तीन की मदद करना हो तो पहले तुम मुत्तहिद हो, बाद में तुम फिलिस्तीन की मदद कर सकते हो। तो लगातार बात हो रही थी नफीस से। नफीस ने पूरे गुत्थों पर बात करते हुए तमाम चीज़ों को खुलासा किया। अभी हालात बहुत टेंस हैं, बहुत सारे लोग जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और लगातार जो है हालात बदतर हो रहे हैं। देखते हैं कब सीज फायर होगा, कब लोग आपस में शांति के साथ उस मैसेज को मानेंगे। संयुक्त राष्ट्र लगातार कह तो रहा है, मगर संयुक्त राष्ट्र मुकम्मल तौर से इसराइल और हमास के बीच वाले लड़ाई में मुकम्मल फ्लॉप नजर आ रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।